हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर जैसे कि आपको पता है थंबनेल लेके कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ एच लाइक एटम्स। फ्रेंड्स, हम लोग ने दो टॉपिक कवर कर लिए थे। हमारे चेकलिस्ट में दो टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके थे, एनर्जी लेवल्स इन एच लाइक एटम्स और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, और सम बेसिक फार्मूले जो कि रेडियस और एनर्जी वाले जनरल फार्मूलेज थे वो हमने देखे। आज हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रम क्या होता है? सबसे पहले जब हम लोग वर्ड देखें तो हमें दिमाग में, चाहे हमें कुछ और आए ना आए, हमें दिमाग में आना चाहिए वेवलेंथ्स, कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ्स या फिर अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ्स। तो स्पेक्ट्रम अगर मैं वर्ड लिखता हूँ तो हमारे दिमाग में फर्स्ट थिंग शुड बी अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ्स। एंड ऐसा क्यों है, कैसे है, उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना है। ऑफ वेवलेंथ्स, ओके, इट इज अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ्स। जब हम लोग कोई भी कुछ वेवलेंथ्स हमें दी गई है उनको हम अरेंज कर देते हैं। वैसे तो मतलब प्रैक्टिकल मीनिंग ये नहीं है स्पेक्ट्रम का, बट जो एक बुकिश मीनिंग होता है सॉर्ट ऑफ, वो ये है कि इट इज अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ्स। अब अगर हम लोग बात करें इन रियल लाइफ तो हमें स्पेक्ट्रम कहाँ नजर आता है? स्पेक्ट्रम वर्ड सुनते हैं आपके दिमाग में सबसे पहले हो सकता है आता हो रेनबो। फ्रेंड्स, रेनबो के अंदर हमें नजर आता है स्पेक्ट्रम, जो कि 7 कलर्स वाला। हमें पता है कि वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। ओके, 7 कलर्स के अंदर वाइट लाइट जो है, ये वाइट लाइट है, ये स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स के अंदर। तो ये 7 कलर्स जो है ये फॉर्म करते हैं एक स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रा फॉर्म करते हैं। ओके, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, बट इन मैथमेटिकल टर्म्स ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग कलर्स की जो लाइट होती है उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। वेवलेंथ क्या होता है? हमने वेव वाले उसमें पढ़ा है कि ये ऐसे अगर हमारी वेव है, ओके, प्रोपगेशन इस तरफ है, अगर इस तरफ है तो हम लोग का जो ये डिस्टेंस है बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जुगेटिव ट्रफ्स, सॉरी यार प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ट्रफ्स, टू कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जुगेटिव ट्रफ्स का जो डिस्टेंस होता है दैट इज लैम्डा, एंड लैम्डा मींस वेवलेंथ। ओके, सो जो भी अलग अलग कलर्स ऑफ लाइट है इनके वेवलेंथ्स अलग अलग होते हैं, ये तो हमें पता है। उसी तरीके से दैट इज व्हाई मतलब ये स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हैं। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली यही है दैट इट इज अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ्स। तो अब बात करते हैं हम लोग हमारे एटम के अंदर। अब एटम में कहाँ से स्पेक्ट्रम आ जाएगा? अब अगर आपको पता हो तो क्या होता है, जब एक मैंने आपको पॉस्टुलेट जब पढ़ाए थे, हमने जब पॉस्टुलेट्स देखे थे उसके अंदर हमने एक पॉस्टुलेट देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो कुछ एनर्जी रेडिएट करता है। अब अगर आपने ध्यान से सोचा उस टाइम पे तो आपको पता लगेगा अगर ये एनर्जी रेडिएट हो रही है तो इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या फिर ये फोटॉन्स के फॉर्म में होगी। अगर हम लोग कहें तो फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। अब अगर फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है दैट मीन्स उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अगर फ्रीक्वेंसी होगी दैट मीन्स कुछ वेवलेंथ होगी, और वेवलेंथ होगा दैट मीन्स इट विल फॉर्म अ स्पेक्ट्रम। वेरी सिंपल, हम एक एटम बना लेते हैं वेरी आसान सा मोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग। ऐसे करके हमारा एटम है। अब इलेक्ट्रॉन अगर कोई शेल के अंदर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, कोई भी शेल हो सकता है, एक शेल से हायर शेल से, हायर ऑर्बिट, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या करता है, वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। जब एनर्जी रिलीज करता है तो वो नीचे वाले उसमें तो जाता ही है, नीचे वाले ऑर्बिटल में चले जाता है, लोअर ऑर्बिट में चले जाता है, बट साथ ही साथ वो कुछ फोटॉन रिलीज करते हैं एंड फोटॉन की कुछ वेवलेंथ होती है एंड उसी के साथ में स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। ओके, तो हम लोग अगर लाइन डायग्राम से अगर देखें तो कुछ इस तरीके से ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग का आ रहा है n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 फॉर एग्जाम्पल। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, और जब वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है और हायर एनर्जी लेवल में मूव कर जाता है तो डेफिनेटली इट विल कम बैक टू द स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट यानी
वो स्टेट जिसमें वो पहले था एनर्जी एब्जॉर्ब करने से पहले, यानी जनरली वो ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, या फिर जो भी ऑर्बिटल जो खाली होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे वेव मैकेनिक्स मॉडल में। बट जो लोअर ऑर्बिट है, जो स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन हमेशा उसमें आने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने, मान लो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी कंज्यूम की, एनर्जी कंज्यूम करके वो एक हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गया। जब वो हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है तो उसके बाद में वो क्या करेगा, उस मोमेंट पे आके वो रुक जाएगा एंड उसके बाद में रिलीजेस एनर्जी। जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो विल कम बैक टू दी स्टेबल स्टेट। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव किया n=1 से n=3 में, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, सो उसके बाद में वो क्या करेगा, 3 से 1 आने की कोशिश करेगा। ओके, तो मान लीजिए बीच में कुछ ऐसा ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन मींस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, आप मान सकते हैं बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन n=3 से n=2 में आ रहा है, सो दैट मीन वो कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, और एनर्जी कितनी रिलीज करेगा ये हमें कैसे पता रहेगा। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बोला था, हमें याद होना चाहिए कि फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है, टोटल एनर्जी इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और अगर आपने और ध्यान से सुना हो तो आपको पता होगा कि -13.6 फॉर द फर्स्ट शेल इज द वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, फिर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और फिर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इन द थर्ड ऑर्बिट। ओके, सो अगर थर्ड ऑर्बिट से मूव कर रहा है तो कितने का डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस निकालना है, यानी डेल्टा ई निकालना है हमें। डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी, डेल्टा मींस चेंज। सो एनर्जी में कितना चेंज आया है, 3.4 से 1.51 के अंदर। तो हम लोग उसको कैलकुलेट करें, 3.4 माइनस 1.51। अब एक चीज ध्यान दें, हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि इस वैल्यू से इस वैल्यू के अंदर डिफरेंस कितना है, कितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है। अगर हमें पता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है तो हमें साइन दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो माइनस साइन है या प्लस साइन है। साइन कन्वेंशन में हमें नहीं जाना है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हमें ये जो साइंस थे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो इसलिए बनाए गए थे ताकि हमें पता लग जाए कि एनर्जी रिलीज हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है। जब हमें पहले ही पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में मूव करेगा सो वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो हमें साइन दिखाने की जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स हम साइन का यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस क्या होगा, 3.4 से 1.51। अगर हम यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो इट विल बी 9 एंड 1.8। वैसे अगर आप बार बार सॉल्व करें तो आपको ये वैल्यूज याद भी हो जाएंगी। माइनस ये बहुत कॉमन वैल्यूज है। सेकंड से थर्ड में ट्रांजिशन 1.89, फिर सेकंड से अगर फर्स्ट में ट्रांजिशन होगा तो वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऐसे, और यहाँ से 12.09 ट्रांजिशन हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो होगा वो डिफरेंस होगा n=3 से n=1 में। ये हम लोग जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो हमें अपने आप याद हो जाते हैं। सो आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट हम लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो हमारी वैल्यू है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस यानी डेल्टा ई विल बी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब आप सोच रहे हो कि मैंने साइन क्यों नहीं लगाया, साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें पता है एनर्जी रिलीज हो रही है। वेरी सिंपल। सो जब ये एनर्जी के साथ में एक फोटोन रिलीज हुआ, ओके, जब ये यहाँ से मूव किया तो इसके साथ में एक फोटोन रिलीज होता है। अब वो फोटोन की एनर्जी इतनी है तो हम लोग उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, E = hν वाला जो हमारा फॉर्मूला था, इसको हम लोग मॉडिफाई करके hc/λ भी लिख सकते हैं, राइट। जब हमने hc/λ लिखा तो हम लोग इसको यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिलीज। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ n=3 से n=2 में आया तो उसने एक फोटोन रिलीज किया जिसकी वेवलेंथ हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। एंड इसका एक और फार्मूला होता है एंड वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो बहुत जगह पे एप्लीकेबल होता है, बट डायरेक्टली हमें बुक्स के अंदर नहीं दिया जाता, या तो हमें कोचिंग में बताया जाता है या फिर कोई टीचर हम लोग के स्कूल में हमें इसके बारे में इन्फॉर्म करता है, बट जनरली बुक्स में नहीं होता है। फॉर्मूला है एनर्जी =1240 by लैम्डा। एंड फ्रेंड्स ट्रस्ट मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह अप्लाई होता है।
जब आप क्वेश्चन करेंगे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फॉर्मूला। सो इसको जरूर नोट डाउन करें। जहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है कि एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लैम्डा इज इन नैनोमीटर्स। ओके, ये चीज इम्पोर्टेंट है। लैम्डा आपका नैनोमीटर्स में होगा और एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगी। यहाँ पे अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है तो हम लोग उसको जूल्स में कन्वर्ट किए बिगर, हम लोग इसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। नैनोमीटर्स हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, या फिर एंगस्ट्रॉम्स में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम्स। सो उससे हम लोग वो यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग का नैनोमीटर्स में काम चल जाता है। सो दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँगा कि आप इसको कहीं नोट कर लें। सो हमने ये बात की। अब फ्रेंड्स, जब ये ट्रांजिशन होता है तो ट्रांजिशन एक ही तरीके से नहीं होता है। ट्रांजिशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर n=1 में इलेक्ट्रॉन को मूव करना है n=3 से, ओके, थर्ड शेल से मूव करना है फर्स्ट शेल में, सो क्या करेगा? उसका इसमें बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तो नहीं कहेंगे बट कुछ रास्ते हैं। दैट इज अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे n=3 में, n=2 से होते हुए उसको n=1 में मूव करना है। रास्ते क्या क्या है वो हमें देखते हैं। और ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ पर है थर्ड शेल, थर्ड से फर्स्ट में मूव करने के लिए उसके पास में क्या क्या रास्ते हैं हम वो देखने जा रहे हैं। या तो वो एक काम करे थर्ड से डायरेक्ट फर्स्ट में आ जाए, आ सकता है, वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि वो n=3 से n=2 में आए, पहले 2 में रुक के फिर वो 2 से 1 में मूव करे, ये एक पॉसिबिलिटी है। क्या थर्ड पॉसिबिलिटी है? नहीं, इस केस में थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं। अब दूसरा केस देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन n=4 से मूव करेगा n=1 में। अब अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो इम्पोर्टेंट हमें कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि जो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स होता है वो कम होते जाता है। बट यहाँ पे मैं वो शो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हमें डायग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट समझना है, तो इसलिए हमें हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि एनर्जी जो है, एनर्जी डिक्रीज होती है तो जो गैप होता है बिटवीन दी शेल्स वो भी डिक्रीज होते जाता है धीरे धीरे। सो ये 1, 2, 3 एंड 4th शेल। 4th शेल से जब मूव करेगा फर्स्ट शेल में तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो 4 से डायरेक्ट 1 में आए, या 4 से पहले 3 में जाए, उसके बाद में 3 से डायरेक्ट 1 में आ जाए, इट इज अ पॉसिबिलिटी। या फिर वो 4 से 2 मूव करे और 2 से फिर 1 आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास में क्या है कि वो एक काम करे 4 से पहले 3 में आए, 3 से 2 में जाए और 2 से 1 में जाए। ये हमने पॉसिबिलिटीज देखी, क्या क्या रास्ते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसको वैसे समझे तो अगर आपको कोई जगह पे जाना है, ओके, अगर कोई लोकेशन है ए, आपको पोजीशन बी से ए जाना है, वैसे तो ए से बी से जाना है लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया हम बी से ए जा रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए हमारा घर है, हमें घर जाना है, ये हमारा कोचिंग सेंटर है, स्कूल है। ओके, तो यहाँ से जाने के रास्ते तो बहुत सारे हैं, राइट, जाने के रास्ते तो बहुत सारे हैं, बट हम लोग कोई एक सेलेक्ट करते हैं। हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर होते हुए जाए, या फिर हो सकता है हम लोग स्टेशनरी शॉप होते हुए जाए यहाँ से, और स्टेशनरी शॉप से फिर दूसरा आइसक्रीम पार्लर है उधर से फिर डायरेक्ट घर जाए। रास्ते बहुत सारे हैं, दैट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन अस कि हम लोग कैसे जाते हैं। अब हम तो प्लान करके चलते हैं, बट इलेक्ट्रॉन का क्या है, वो रैंडम चलता है, वो कभी भी कोई भी ट्रांजिशन शो कर सकता है। इलेक्ट्रॉन चाहे तो वो 4 से डायरेक्ट 1 में मूव कर सकते हैं, उसकी मर्जी है, कम्प्लीटली रैंडम। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में हम लोग इसको शो करते हैं, उस पर नहीं जाना है हमें, वैसा होगा नहीं, क्योंकि क्या है, ये बहुत ज़्यादा रैंडम प्रोसेस है, कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जब एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर में मूव करेगा तो उसके पास में जो भी रास्ता है वो उसको मतलब क्या कहते हैं, वो कोई भी रास्ता ले सकता है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है, इट इज़ कम्प्लीटली रैंडम। सो ये जो ट्रांजिशन था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इसमें क्या समझना है, इसमें क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है, ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की, यानी एक ये वाली लाइन, 4 से 3 में आने वाली लाइन, फिर 3 से 1 आने वाली लाइन, ये स्पेक्ट्रल लाइंस है। 4 से 3 वाली एक स्पेक्ट्रल लाइन है, फिर 3 से 1 वाली एक स्पेक्ट्रल लाइन है, मैं इसके अंदर शो कर रहा हूँ। 3 से 1 आने वाली ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है, फिर 3 से 2 आने वाली एक स्पेक्ट्रल लाइन है, 2 से 1 आने वाली एक स्पेक्ट्रल लाइन है।
हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस शोन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n equal to 3 to n equal to 1. ओके, क्वेश्चन ऐसा आता है, तो हमें क्या करना है, सिंपली पहली इंपॉर्टेंट चीज की या तो हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि आपको बोला गया हो कि एक इलेक्ट्रॉन आपके पास में, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या रास्ते हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें बताना है। अगर दोस्तों अगर हम लोग देखें तो आप सोच रहे होगे यार यहाँ पे 4 ऑर्बिट्स तो है, ठीक है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए एक एटम में, ये तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात हो रही है। तो मैं आपको समझाऊं, मैं आपको अगर बताऊं तो क्या है, बेसिकली मैंने आपको 4 डिफरेंट केसेस दिखाए, ये 4 अलग अलग एटम्स के केसेस हैं, बट मैंने उनको एक में शो कर दिया, वरना मैं 4 बनाते रहता, बट एक में हम लोग शो कर सकते हैं। इट इज सिंपल, मतलब वो आसान हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग ट्रांजिशन के थ्रू मूव कर रहे हैं, मतलब अलग अलग पाथवेज के थ्रू मूव कर रहे हैं, बट द डेस्टिनेशन इज सेम। ओके, सो क्या होता है, अगर n equal to 4 से n equal to 1 में मूव करना है तो ये 4 रास्ते हैं इलेक्ट्रॉन के पास में। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो 4 अलग अलग रास्ते मतलब 4 अलग अलग रास्तों के थ्रू जा सकते हैं। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ और हमें पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो हमें क्या देखना है, अब मैक्सिमम क्या इस केस में आएगी, यहाँ तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन है, जबकि अगर हम यहाँ पे देखें, ये अगर हम इनको नंबरिंग करें 1 2 3 4, ये n equal to है, n equal to 3, n equal to 2, n equal to 1, ये वाले मतलब इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अगर हम लोग देखें थर्ड इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तो थर्ड की 2 स्पेक्ट्रल लाइन शो कर रहे हैं, एक n equal to 4 से 3 वाली और एक 3 से 1 वाली, 2 स्पेक्ट्रल लाइंस। हमें मैक्सिमम पूछा गया, हमें देखना है सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस कौन से वाले केस के अंदर आती है, सबसे ज्यादा स्टॉपेजेस कौन से केस के अंदर है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फर्स्ट केस के अंदर यहाँ पे 2 स्टॉपेज है, यानी 3 स्पेक्ट्रल लाइन शो हो रही है, एक 4 से 3 वाली और फिर एक 3 से 2 और एक 2 से 1, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस। उसके अलावा कोई भी केस के अंदर ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं शो हो रही है, मतलब 3 से ज्यादा। तो अगर हमें पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है और आपको बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो कि दिखेंगे, तो आप क्या आंसर देंगे इस केस के अंदर, जब n equal to 4 से 1 में ट्रांजिशन है, हाइड्रोजन एटम हो या फिर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो कोई भी, तो उसमें आंसर होगा 3, क्योंकि 3 ट्रांजिशंस जो हैं वो एक केस के अंदर हमें नजर आ रहे हैं, दैट इज व्हाई आंसर 3 होगा। अगर फॉर एग्जांपल हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाता है तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ऐसे कौन से 2 केस हम उठाएं जिससे हमारा नंबर जो है, जो सम आए, जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है वो हमारा मैक्सिमम है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला तो ये केस सबसे ज्यादा वाला, फिर दूसरा केस जो हम देखेंगे वो ये है कि ये वाला केस देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो 4 से 3 वाला ट्रांजिशन है ना, इसको हम एक ही ट्रांजिशन काउंट करेंगे इन दोनों केसेस में, ये और ये दोनों सेम है तो हम लोग इसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे, इसको एक ही बार काउंट करेंगे। अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और हमें फर्स्ट और थर्ड केस ही हमें पता है और हमें पूछा गया है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है, तो हम लोग क्या आंसर देंगे, इसमें हम 4 आंसर देंगे। भाई क्योंकि एक तो हम लोग काउंट कर चुके हैं, 4 से 3 वाला हम एक जगह काउंट कर चुके हैं, तो आंसर विल बी 4 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें शो होंगी। अगर हम लोग सेकंड केस और फर्स्ट केस को कंबाइन करें तो इसमें भी 4 स्पेक्ट्रल लाइंस है। अगर हम लोग फोर्थ और फर्स्ट को भी कंपाइल करें तो इन दोनों में 4 स्पेक्ट्रल लाइंस है। तो हम लोग कोई भी और केस उठाएंगे फर्स्ट के साथ में, तो हम लोग का मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन 2 एटम्स वो हमें दे देगा। अब हमें ऐसे 3 भी पूछ सकते हैं, 4 भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे n का नंबर भी बढ़ा सकते हैं, 5 या 6 भी कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हम लोग और क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज इस कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स ढूंढने, जैसे कि सैंपल ऑफ एटम्स या फिर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे मतलब ऐसा कुछ वर्ड, ऐसा कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि हमें बताए कि इलेक्ट्रॉन एटम्स जो है बहुत सारे हैं, तो ट्रांजिशंस भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो जितने भी ट्रांजिशंस हैं पॉसिबल वो सारे ऐड अप हो जाते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस
और ये एप्लीकेबल है सिर्फ उस केस के अंदर जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स या तो बहुत ज़्यादा लार्ज है या फिर मोल्स के टर्म में दिया गया है, क्योंकि 1 मोल बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है 6.02 × 10⁻³ तो बहुत सारे अगर मोल्स दिए हुए कुछ सम मोल्स ऑफ एटम्स तो वो भी उसको हम लोग लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कंसिडर करेंगे, होता ही है वैसे भी। सो फॉर्मूला ही होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दैट आर शोन इन द ट्रांजिशन is given by minus n1 into minus n1 minus 1 by 2, ऐसे एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, हमें एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन दिया गया, बट आई वुड सजेस्ट कि आप जो फॉर्मूला वाला काम है ये तभी करें जब आपका n की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, वरना प्रैक्टिकली वैसे ट्राई कर सकते हो जाएगा, इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम। तो आप वो करके देख सकते हैं और फिर आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 के लिए भी फार्मूला है और ऐसे हम लोग फार्मूला याद करते रह जाएंगे। 1 के लिए तो हम लोग डायरेक्टली देखेंगे कि अगर हम लोग को दिया गया है n=5 से n=1 में मूव कर रहा है तो विद कॉमन सेंस हमें पता है कि मैक्सिमम 4 स्पेक्ट्रल लाइंस एक केस में शो हो सकती है। अगर 4 है तो 4 में 3 आ सकती है एक केस के अंदर, मतलब n-1 वो वैल्यू आ जाएगी हम लोग की अगर 1 में मूव कर रहा है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो आई होप यू आर वेरी क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे अगर आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, आपको बीच में हो सकता है कि दिक्कत आ रही हो कि थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लेक्स लग गया फिर आंसर ना आ रहा हो, आप उसको बार बार ट्राई करते रहें एंड इवेंचुअली यू विल गेट द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। अभी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे तो बता दिया है, कोई भी टीचर आपको बोर्ड पे बता सकते हैं, कहीं पे समझा सकते हैं, बट until and unless you don't practice the sums in this topic, you will not get the concept very in a clear manner. Okay, so I would suggest कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करें ये वाले टॉपिक में स्पेसिफिकली। इसमें आप NCERT से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। NCERT में शायद 2 या 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर, इसके अंदर, और बीच में एग्जाम्पल्स में 1 या 2 क्वेश्चन है, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अगर देखें तो आपको नेट पे मिल जाएंगे या फिर आपको आपका कोचिंग मटेरियल जो है उसमें मिल जाएगा। सो आई होप आज हमारी ये वाली जो सीरीज़ है ये हमारी खत्म होती है। बोर्स एटॉमिक मॉडल यहीं तक था एंड आगे हम लोग सब्सिक्वेंट वीडियोस में नई नई चीज़ें कवर करते रहेंगे। सो चैनल के साथ बने रहें एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।